हेलो आप सब लोगों को। लक्ष्य का हम लोग सेट 14 को एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखना कि क्वेश्चंस का लेवल अगर अप है तो ये आपके लिए अच्छा है और आप ध्यान से बनाओ, बिकॉज आपने देखा है कि अभी का कट ऑफ कितना ज़्यादा है। इसीलिए आपका लेवल अगर अप रहेगा तो कट ऑफ की चिंता आपको नहीं होगी। हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। पहले आप आंसर्स को मैच कर लो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए। आंसर्स मैच हो जाएगा, इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपने आंसर मैच किया है तो आपको डी में एक मैं आपको वर्ड का यूज बताता हूं, जरूरत है उसको देखने की। आप ध्यान दो, लाइट एक वर्ड है। अब इसका नाउन के तौर पे मतलब होता है प्रकाश, वर्ब के तौर पे प्रकाशित करना और एडजेक्टिव के तौर पे हल्का। 3 मीनिंग होता है इसका लाइट का। अब चूंकि ये खुद वर्ब है तो इसका V2 और V3 लिट बनता है। इस नाउन का ये वर्ब है तो लिट बनता है। अब आपका अगर मैंने ये लिया LIGSTEN तो आप ये ध्यान रखो कि मैंने एक और वर्ब बनाया। अब ये सोचना ये है कि ये जो वर्ब है वो इसका वर्ब है, लाइट का, हल्का का। इसका मतलब होता है हल्का करना। अगर मुझे इसका हल्का करना मीनिंग होता है, आसमान में कड़कने वाली बिजली को लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग जो आसमान में, लाइटनिंग अगर बोलेंगे तो ये मीनिंग हो जाएगा हल्का करने वाला मीनिंग। हल्का करने वाले का V4 हो जाएगा ये। और ये एक नाउन है। एक और वर्ड बोलते होता है इन लाइट, जिसका मतलब होता है किसी को ज्ञान देना, किसी बात को समझाना। तो आपका ये जो वर्ड है ना, ये बहुत डाइवर्सिफाइड वर्ड है और इस वर्ड को बहुत बार पूछा है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि यहां पे था स्टैगर्ड एज इफ स्ट्रक बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग नहीं, यहां पे ई नहीं होगा, लाइटनिंग। ऐसा कि उसको आसमान से बिजली गिर गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में चूंकि टॉपिक शुरू किया गया है शिजेन इजा, एक जगह का नाम दिया हुआ है, मायन सिविलाइजेशन पुराने टाइम में। तो ये जो वर्ड है इट गॉट इट्स वाटर, वो ए के साथ, ए तुम्हारा पहला जाएगा, सब जगह है, लेकिन ए के बाद तो डी जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद इसको पानी कहां से मिलता था? 2 वेल से। ड्रैंक फ्रॉम 1 वेल, तो ए के बाद डी जाएगा और आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। ये बनाने में आसान था, भले समझने में थोड़ी मुश्किल हो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सोपोरिफिक एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है जिसको जो नींद पैदा करे। इसीलिए ऐसी कोई दवाई जो कि
हम लोग खा के मतलब नींद आती है, डॉक्टर देता है कभी दर्द वर्द में, तो उसको सोपोरिफिक बोलते हैं। किस चीज के प्रभाव से संगीत अगर हम लोग शांत सुनते हैं, नींद आने लगती है, तो उसको सोपोरिफिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जेटिक। अब जरा ध्यान देना कि आपके पास इनएक्टिव, डल सब है, लेकिन एनर्जेटिक, द यंग एथलीट इज ऊर्जा से भरा हुआ, तो उसका ऊर्जा अगर खत्म होगा तो दैट विल बी लेथार्जिक, आलसी। डल का सुस्त वाला मीनिंग होता है, उसमें एनर्जी होगी लेकिन काम करने में वो सुस्त है। लेथार्जिक एनर्जी ही नहीं है। नेक्स्ट, नो लव लॉस्ट, जो दिखता है, अभी दिख रहा है कि दोनों में प्यार खत्म नहीं हुआ है, जबकि मतलब होता है दोनों में दुश्मनी है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप ध्यान देना कि आपके इस क्वेश्चन में देयर आर 2 सेंटेंसेस, एक ये एक्सक्लेमेटरी और दूसरा ये एक्सक्लेमेटरी। नरेशन में ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि जब डायरेक्ट में बोलेगा तो इनवर्टेड कॉमा के भीतर में कितने सेंटेंस हैं। और पहला सेंटेंस बोल रहा है फाई, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड, धिक्कार है, लानत है। और दूसरा एक्सक्लेमेशन कि एक सोल्जर हो और मरने से डरते हो, लड़ने से डरते हो, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा डी में आ रहा है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया अर्थ निकालने के लिए। एड्रेस वो कर नहीं रहा है, सरप्राइज उसको है नहीं, आश्चर्य है नहीं। और ये धिक्कार है का वर्ड कहां जाएगा? तो धिक्कार है का वर्ड कर्स और बाकी का नॉर्मल सेंटेंस। सो अगर आपने इसको सही बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। इंडल्जिंग इन डे ड्रीम, इंडल्ज मतलब होता है ना किसी काम में शामिल होना। तो अगर हम बिल्डिंग कैसल इन द एयर, अगर हम हवाई किला बना रहे हैं तो हम डे ड्रीम में शामिल हैं, हम डे ड्रीम कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, बहुत सिंपल, द लेटर शॉक्ड मी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नरेशन में मैं क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े ट्रिकी देता हूं। आगे, माइजरली पर्सन, कंजूस व्यक्ति, तो क्लोज फिशर तो होगा ही होगा। ब्लू ब्लड, किसी ऊंचे खानदान का व्यक्ति। ब्रोकन रेड, जिस पे विश्वास न किया जा सके, धोखेबाज। और ब्लैक शिप, कुटिल आदमी, कनिंग, धूर्त। सिक्योर, सुरक्षित पोजीशन। प्रिकैरियस, डेंजरस, सिक्योर का उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस, डिड इट शेक, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो गया, और यहां भी पास्ट इंडेफिनिट। तो 2 जगह क्वेश्चन में वर्ब लगा हुआ है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट, तो दोनों पास्ट परफेक्ट से बनेगा। यहां हेड सेकेंड और यहां हेड सेकेंड। यहां पे देखो सुक, हेड सेकेंड, सुक सुक, तो फिर तुम्हारा दोनों जगह हेड सेकेंड जाएगा क्योंकि दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में था। नेक्स्ट, यू एंड योर कंपनी वुड बी डैश बाय द स्टैंडर्ड ऑफ बोथ योर, तुम्हारा जो पब्लिक और प्राइवेट बिहेवियर है उस पैमाने पर हम तुम्हारी जांच करेंगे, चेक करेंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जज करेंगे। इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, आप जरा ध्यान दीजिए कि मिशनरी में NARY होता है, मिशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुम देखो नॉर्मल है, वाटर रिसोर्सेज इन आवर कंट्री आर क्वाइट अबंडेंट, हमारे यहां पानी बहुत प्रचुर मात्रा में है। अंतिम, बिसाइड्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आल्सो, प्लानिंग और डिजाइनिंग करने की भी जरूरत है। तो आप जरा देखिए कि इफ प्रॉपरली प्लान्ड, ये तो इसके बाद लिखाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा यहां है।
तो तुम्हारा P और S दोनों S4 के बाद जाना है। अब आपका इस सेंटेंस में Q और R बचा, और ये लिखा हुआ है मोबिलाइजेशन ऑफ दिस सोर्सेज नीड्स अ ह्यूज सम। इन सोर्सेज को इस्तेमाल करना है तो बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर इनको प्रॉपरली हम मोबिलाइज किए तो R पहले और Q बाद में जाएगा। सॉरी, आई बेग योर पार्डन, दोनों एक साथ में है तो Q और R सिर्फ एक जगह है तुम्हारे A में। अगर इनको प्रॉपरली मोबिलाइज किया गया तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी। इनको भी इस्तेमाल करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए पैसे की जरूरत है। इसके अलावा प्लानिंग एंड डिजाइनिंग भी जरूरी है। तो रिक्वायरमेंट का दो जगह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 16 पे आप ध्यान दीजिए। ये तुम्हारा ए पहला सेंटेंस है और वो तो सब जगह है ही है। अब उसके बाद का आप सेंटेंस पे ध्यान दो। दिस पावर प्रोवाइड्स एन एंकर इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, डिफिकल्टी एंड ट्रबल। तुम्हारा ए के बाद सीधा तुम्हारा बी आ रहा है कि ये जो पावर है, कि एक सुप्रीम पावर है ग्रेटर देन देम, वो हमको मुश्किल के समय में एक सहारा देती है। अब इन दोनों का, जब ये मुश्किल के समय में सहारा देती है तो लॉजिकली देयरफॉर सच अ पावर शुड बी रिमेंबर्ड इन गुड टाइम्स ऑल्सो। इसीलिए ऐसे पावर को अच्छे समय में भी हमें याद करना चाहिए। क्योंकि यहां पर तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर दिया, वो टॉपिक ही अलग है। सो ए, बी और डी एक साथ आएगा, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देखो। एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स। अब देखो, सामाजिक का मीनिंग ये भी होता है, ये भी होता है, बट समाज मनुष्यों का होता है। ग्रीगेरियस में जानवर भी आ जाएंगे जो साथ में रहना पसंद करते हैं, उनको ग्रीगेरियस। लविंग कंपनीज, दे आर कॉल्ड ग्रीगेरियस। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तुम देखो, साइन वर्ब है, उसका नाउन सिग्नेचर होता है। और यहां पे ये बता रहा है कि हिज के बाद नाउन आना चाहिए, वर्ब नहीं। सो टू पुट हिज सिग्नेचर। ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। एक फिर से नरेशन में एक नया टाइप का क्वेश्चन। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसका जवाब भी दिया हुआ हो यस और नो, उसी क्वेश्चन में ही, तो इसका अगर यस होगा तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और अगर नो होगा तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव। यस का बंधा हुआ है, कैसे ही बनता है। अब आप अगर देखो तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव दोनों में है, तुम्हारे सी और डी में। लेकिन यहां पे वुड लाइक को वुड हैव लाइक कर दिया। वुड लाइक का भी स्ट्रक्चर नहीं बदलता, ना तो उसका वॉइस बनता है, वुड बी लाइक नहीं बोलते, वुड हैव लाइक भी नहीं बोलते। आई वुड लाइक टू गो हमेशा वो वुड लाइक के साथ बी बनाता है। इस सेंटेंस में एज इट इज रह जाएगा। इसीलिए आंसर याद रखिएगा कि एस का, यस का रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एक स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट, इसमें कोई एरर नहीं था और मुझे यह बताना था कि क्या आपको यहां पे एरर मिल गया था। बहुत जगह पे ऐसा होता है ना कि नो एरर में हम लोग एरर खोज लेते हैं। बताइएगा कमेंट में कि कहीं एरर खोज तो नहीं लिए थे। इस क्वेश्चन में देखो, सच टू फ्रेंड्स आर वेरी फ्यू। सच पीपल, बी के साथ डी तुम्हारा बैठेगा,
अब बी के साथ डी बैठेगा तो तुम्हारा ये कैंसिल, दोनों में सी और ए अलग अलग दिया हुआ है। अब सी में क्या लिखा हुआ है, अब सी को पहला लेना है, ए को पहला लेना है। आप जरा देख लो कि आपका फर्स्ट कौन सा जाएगा, और यहां लिखा है द टॉप मैनेजमेंट शुड परसीव द ट्रू वर्थ ऑफ पीपल। उनको, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उनको लोगों की सही जानकारी होनी चाहिए और तभी उनको दोस्त बनाना चाहिए। तो दोस्त बनाने की बात जो की जा रही है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ फैक्टर सच एज एफ्लुएंस, रिचेज, आउटवर्ड सोफिस्टिकेशन एंड कंसेप्चुअल एबिलिटीज आर नॉट प्रीरिक्विजिट फॉर जेन्युइन। ये बता रहा है कि क्या जरूरी नहीं है, और यहां बोल रहा है क्योंकि ऐसे लोग, तो ऐसे लोग, ये ऐसे फ्रेंड्स। सो ए आएगा, ए के बाद बी और ए के बाद, उसके बाद डी, तो तुम्हारा आंसर इज डी। नेक्स्ट 22 नंबर में, 22 नंबर में तुम्हारे पास आंसर लिखा हुआ है, तुम्हारा ए फर्स्ट सेंटेंस जाने का है। तुम देख लो, एवरी मैनेजर एग्जामिन्स द टास्क इंटरेस्टेड टू हिम एंड इवेल्युएट्स द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। हर मैनेजर टास्क को इंटरेस्ट कर एग्जामिन करता है, जो उसको काम दिया जाए, और तब वो डिसाइड करता है कि कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इसको देखो, कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स फॉर रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के डिमांड, एक दूसरे से विरोधी, आर ऑलवेज वॉइस्ड बाय डिफरेंट फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कंफ्लिक्टिंग डिमांड देते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो ए जब पहला जाएगा तो एक में ए के बाद बी दोनों में दिया हुआ है। अब सी डी की डी सी बचेगी, आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, वो एग्जामिन करता है, यहां लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन फुल मेजर। अगर पूरी तरह जितना भी रिसोर्स चाहिए अगर मिल जाए तो टास्क को अचीव करना आसान हो जाता है। और डी में लिखा हुआ है अ सेफ्टी कुशन इज बिल्ट इनटू डिमांड। अभी ये डिमांड ही कर रहा है, तो पहले वो इवेल्युएट करेगा, उसके बाद डिमांड करेगा, ए बी के बाद पहले डी, उसके बाद सी। डिमांड करेगा जिसमें सेफ्टी कुशन रहेगा, हम अपने आप को सेफ लेके चलेंगे। नेक्स्ट, लेटर्स का जवाब तुरंत देना चाहिए, तो वो तो प्रॉम्प्टली ना, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली, स्पिरिटेडली, पूरे उत्साह से, और स्ट्रांगली और क्रिटिकली तो होगा नहीं। योर अपीयरेंस में नॉट बी योर वैल्यूएबल एसेट। ये तुम्हारा असेट हो सकता है कि नहीं हो, बट इसको लायबिलिटी भी नहीं होना चाहिए। असेट के साथ लायबिलिटी वर्ड। फिनिश द वर्क इन टाइम, तुम्हारा आंसर में यही ना, लेट द वर्क बी फिनिश इन टाइम। अगर किसी रोड के दोनों तरफ में छायादार पेड़ लगे हुए हैं, शेडी ट्रीज, तो उनको बोलवार्ड कहा जाता है। ये प्राइवेट रूम को बोला जाता है, चाहे वो सिटिंग रूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, प्राइवेट रूम को वर्डवायर कहा जाता है, फ्रेंच वर्ड है। फैकेड, बाहरी हिस्सा, किसी भी बिल्डिंग का दिखने वाला हिस्सा जो उसको सुंदर देखने में बनाता है। एवेन्यू, एरिया, क्षेत्र। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में तुम जरा देखो कि ए होगा कि पहले होगा, बी होगा पहला, क्योंकि दो जगह बी दिया हुआ है और दो जगह ए दिया हुआ है। द इथियोपियंस हु बिलीव दैट दे आर गॉड्स चोजन पीपल, इथियोपिया के लोग ये मानते हैं कि भगवान ने उनको चुना है। हैव अ स्पेशल लीजेंड, उनके पास एक स्पेशल पौराणिक कहानी है। एंड अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, ए के साथ बी आएगा और ए के साथ बी तुम्हारे पास ए वाले दोनों में दिया हुआ है। अब जरा, he took the second burnt and black and threw them away to the south of Africa.
उसने जले हुए को, तो जला हुआ तो तुम्हारा डी में ना, ए बी के साथ तो डी सी आएगा। ही पुट द फर्स्ट बैच इन द ओवन टू बेक, भगवान ने ओवन में इंसानों को डाला पकाने के लिए और थोड़ा ज्यादा देर छोड़ दिया, काला पड़ गए, उनको अफ्रीका फेंक दिया। ये इथियोपिया का कहानी है उनका। वी यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन, देखो आपके पास हम ऐसा करते थे, गेट अप V1, have V1, we used to have breakfast and we used to go out to play। used एक ही है, टू के बाद के 3 वर्ब दिए हुए हैं, हम लोग ये सारे काम करते थे। ये मत देखना कि यूज्ड लगा हुआ पास्ट टेंस में तो वहां पे वेंट हो जाएगा, वो टू के बाद। अगर 2 वर्ब दिया हुआ है तो तुमको ये चेक करना होगा कि वो वर्ब इसके साथ भी एग्री कर सकता है V1 में, इसके साथ भी एग्री कर सकता है। और ये हैबिचुअल तीनों काम करते थे हम लोग, इसलिए गो हो जाएगा। इन ईच चैप्टर हम लोग एक नया एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर खोजबीन कर रहे हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। यहां पे एक आध क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग था, तुम 30 नंबर क्वेश्चन देखो। अ डैश ऑफ 2 कंट्राडिक्टरी वॉइसेज, 2 तरह के अलग अलग वॉइस मिल रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी, तो हंगामा शोरगुल तो हो रहा है। डेसिबल जो बोलते हैं ना कि वॉइस किस पिच का है, वो बताने के लिए पिच, लेकिन 2 अलग अलग तरह के, विस्पर और साइलेंस नहीं जाएगा। कैकोफोनी मतलब सुर ताल एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। कैकोफोनस हम लोगों का बहुत बार सिनोनिम एंटोनिम में या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है। कैकोफोनी कर्कशता, एक दूसरे से तालमेल नहीं है साउंड्स का, ये तुम्हारा इलिमिनेट करके बनता और यहां पे देख के बनता। ऑफन फ्रॉम द सेम पीपुल दैट रोज टू, जो बढ़ा इस लेवल पे, डेफनिंग बहरा करने वाले लेवल पे। अब जरा देखो कि लेवल डालोगे कि लेवल्स डालोगे। क्रिसेंडो बोलते हैं जब आप म्यूजिक में धीरे 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 साउंड ऊपर बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिसेंडो। वो यहां जाएगा नहीं। और आवाज का जो कैकोफोनी है वो लेवल, अगर तुम ये वर्ड भरते दैट रोज टू, तो लेवल अगर भरने पे ए लगाते हम, दैट रोज टू अ डेफनिंग लेवल। उस आर्टिकल के चलते आपका ये वर्ड, चूंकि ये नहीं है इसलिए ये नहीं होगा लेवल्स। अब ध्यान देना कि 32 में मैंने बहुत बार बोला है कि अगर एक ही वर्ब का 4 फॉर्म दिया हो तो सेंटेंस पढ़ने से मतलब नहीं है। अब आपका ग्रामर वाइज चेक करो। When the results of various school boards, तो पैसिव भी बनेगा ना, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए, एक्टिव में नहीं पैसिव में बनेगा। रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, द फर्स्ट वॉइस डैश दोज हु सक्सीडेड, और जो सफल हुए पहले वॉइस ने उनको नेचुरली सफलता पे तो कांग्रेचुलेट ही करेंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यहां पे कांग्रेचुलेटेड होना चाहिए, लेकिन और कौन सा, अपलॉड तो जाएगा नहीं क्योंकि ये प्लुरल में हो गया। सेलिब्रेट हम उनको तो, आदमी को हम सेलिब्रेट थोड़ी करते हैं, एंड रिकमेंडेड भी जाएगा नहीं, तो तुम्हारे को इसमें कांग्रेचुलेट्स ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबल ऑप्शन में और कोई वर्ड मीनिंग वाइज या ग्रामर वाइज फिट नहीं बैठ रहा है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप ध्यान दीजिए। हर्बी प्रिपेयर हिज फनरल एक्सपेंसेस बिकॉज, उसने अपने दाह संस्कार की पहले से तैयारी कर ली थी। क्यों? अपने डेथ को लेके बड़ा वो कॉन्शियस था, ये पैसेज में कहीं नहीं है।
किसी पे वो विश्वास नहीं करता था। ये पैसेज में दोनों आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड वो उसकी उम्र कितनी थी ये भी नहीं दिया हुआ है। बस इतना ही कि उसके पास शायद ऐसा कोई नहीं था जो उसको दाह संस्कार की व्यवस्था कर सके। यही लिखा हुआ है। आगे मैं आगे में एक चीज लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान देना। इट वॉज द वे ही ईज्ड हिज लोनलीनेस। ये वो लोगों से बात करता था थोड़े लंबे समय तक अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो शायद वो अकेला था, ये तो कंफर्म है। आगे देखो कौन सा इंफॉर्मेशन फास्ट है, फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देखो तो वो डोर टू डोर घूम के बेचता था, घर वो 6 बजे के पहले पहुंच जाता था, छोटे छोटे घरेलू चीजें बेचता था, और वो अपने रूट के बारे में श्योर नहीं होता था। जबकि पैसेज में अ केयरफुली प्लान्ड रूट, और 6 बजे वाला घर 8:30 बजे वो छोड़ता था, 8 to 9 आवर्स उसको लगता था। तो आप जरा जोड़ लो कि 8 to 9 आवर्स 8:30 बजे के बाद, तो वो तुम्हारा टाइम आ जाएगा। उसका रूट हमेशा प्लान्ड रहता था। नेक्स्ट, कौन सा उसने अपने दाह संस्कार का व्यवस्था नहीं किया था। और आप ये देखिए यहां लिखा हुआ है, तो ऐसे भी तुम पढ़ के काट लिए होते कि उसने अपने कब्र पे डेट भी लिख दिया था और अपना नाम भी लिख दिया था। जबकि यहां पे लिखा हुआ है द डबल हेड स्टोन कंटेन्ड रूम, जगह था उसके पास उसमें फॉर हिज नेम एंड डेट, नाम और डेट के लिए वहां पे जगह उसने पहले लिखवाया नहीं दिए। आदमी डेट कैसे लिखवा सकता है। एंड डेफिनेटली फॉल्स कौन सा, हैप्पी गो लकी, मतलब जो किसी का केयर नहीं करे, मनमौजी टाइप का, जबकि वो पूरी तरह प्लानिंग करता था सारा चीज। सो वो ऐसा नहीं था, क्योंकि यहां लिखा हुआ है डेफिनेटली फॉल्स। ये नहीं बोल सकते उसके परिवार में कोई था या नहीं था। ये तो फॉरलॉन मतलब अकेला होता है, और लोनलीनेस था उसमें, तो ये इसको हम फॉल्स नहीं बोल सकते। शादी हुई थी कि नहीं हुई थी ये पैसेज में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला पैसेज देखो, ऑथर का पोजीशन क्या है इस पैसेज में। और आप जरा ये देखिए कि पैसेज में उसने इंडियन कंसेप्ट ऑफ लाइफ प्लस ट्रीटमेंट और वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड ट्रीटमेंट की वो उसने बात की है। उसने दोनों सिस्टम की बड़ाई की है। उसने वेस्टर्न की भी बड़ाई की है कि वेस्टर्न सिस्टम ने माइक्रोबियल कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड हाईली इफेक्टिव टेक्नोलॉजी दिया है उनके प्रिवेंशन के लिए। सो उसने वेस्टर्न सिस्टम की भी बड़ाई की है कि इस जगह पे वेस्टर्न सिस्टम अच्छा है, इन जगहों पे। तो वो दोनों सिस्टम को एनालाइज कर रहा है, तो हमको सिर्फ थर्ड लेना होगा, वो ऑब्जेक्टिव। क्रिटिकल का मतलब सोच समझ के, यहां आलोचनात्मक नहीं। ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिटिकल नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब साइंटिफिक, और क्रिटिकल मतलब समालोचना। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम का आप लोग लेते हो तो जरूरी नहीं है क्रिटिकल मतलब हमेशा आलोचनात्मक होता हो। कौन सी चेतावनी इंडिजिनस सिस्टम मतलब इंडियन सिस्टम के जो अग्रदूत लोग थे, मतलब पुराने वाले भारतीय सभ्यता के, भारतीय मेडिसिन सिस्टम के जो अग्रदूत लोग थे, उन्होंने क्या चेतावनी दी थी। और चेतावनी साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज इलनेस रिप्रेजेंटिंग द फेलियर ऑफ हेल्थ विच वर्चुअली मोनोपोलाइजेज अटेंशन। हमारा जो अटेंशन रहता है वो इलनेस पे रहता है, हेल्थ पे नहीं। क्यों?
क्योंकि दर्द, डिसेबिलिटी और डेथ का डर है। और इवन सुश्रुता, हमारे यहाँ के सुश्रुत जो वैद्य थे, हमारे चरक सुश्रुत दो तीन वैद्य थे पुराने वाले, उन्होंने भी कहा कि ये जो डर है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को एक बहुत ज्यादा पावर दे देता है अपने पेशेंट्स के ऊपर। मतलब दर्द का, डेथ का डर जो होता है, पावर दे देता है, जिसको वो मिसयूज करते हैं। तो तुम्हारा यहां पे तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान देना। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये कि हमें अपने डेथ और इलनेस को नहीं सोच के हेल्थ को रिस्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रास्ट किसको बोला गया है? और कंट्रास्ट तो साफ साफ उसने लिखा है, दिस इज इन मार्क कंट्रास्ट टू वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लाइफ। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ लाइफ विल बी कंट्रास्टेड विथ इंडियन कंसेप्ट ऑफ लाइफ। कंसेप्ट ऑफ लाइफ की हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां क्या किया है कि साइंस और लाइफ का वेस्टर्न कंसेप्ट को कंट्रास्ट, मतलब तुलना कर रहा है। वेस्टर्न फिजिशियन एंड इंडियन एजुकेटेड फिजिशियन, वो साफ साफ लिखा हुआ है। और एबरेशन का मीनिंग आप ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? These systems, means Indian systems, consider disease as an aberration resulting from disturbance of equilibrium of health. हमारे हेल्थ का जो संतुलन है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें विचलन हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, तो हमें बीमारी होती है। और एबरेशन का मतलब तुम्हारा अल्टरनेटिव नहीं, आउटकम नहीं। एबरेशन का मतलब डेविएशन, जो नॉर्मल रहता है उससे जो बदल जाए, तो दैट इज एबरेशन। नेक्स्ट पैसेज थोड़ा बड़ा था। कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? अब आप जरा ध्यान देना, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है इसमें। और ऑप्शन नंबर 1 को तुम पढ़ के देखो कि भारतीयता को एक्सेप्ट करना एकमात्र रास्ता है स्वर्ग जाने का। पैसेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पैसेज में यह लिखा हुआ है कि भारतीय दर्शन जो है वो सबको एक साथ मिला के, सबको एक दूसरे का पूरक साथ में एक ही तरह का मानता है। वो ये नहीं बोलता कि सिर्फ भारतीय दर्शन से आप स्वर्ग जाओगे, वो बोलता है कि सबका रास्ता एक तरह का है। According to the passage, the political ideal of the contemporary world, अभी का पॉलिटिकल आइडियल कैसा है इस समय का? और यहां देखिए, एक लंबा सा सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं। The political ideal of the world is not so much a single empire. वो एक कोई अकेला एक राज्य नहीं आइडियल है। With a homogeneous civilization, जिसके सिविलाइजेशन एक ही तरह का हो, सिंगल ग्रुप एज ए ब्रदरहुड ऑफ फ्री नेशंस, मतलब वो समानता, बंधुत्व नहीं चाहता, विभाजन चाहता है अभी का, कि वो साथ में रहें, पीस से, ऑर्डर, हार्मनी, कोऑपरेशन, और दुनिया को अपना बेस्ट दें। ये अभी का पॉलिटिकल आइडियल नहीं चाहता। और आप 43 में देखिए कि आप क्या आंसर लेंगे। बाकी सब चीज वो नहीं चाहता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर स्टेट और इंप्लाइड इन द पैसेज? पैसेज में कौन से स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं या इंप्लाइड हैं? और थर्ड नंबर सीधा सीधा लिखा हुआ है, देखो। The comprehensive and synthetic spirit of Indianism has made it a mighty force with 1,000 waving arms, each fulfilling its function
एंड ऑल डायरेक्टेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। एकदम क्लियर वहां पे लिखा हुआ था। Indianism is directed by the spirit of God. There is no freedom and security in religious. आप ये दोनों स्टेटमेंट्स आप कहीं पे खोज नहीं पाओगे। मैंने जैसे लोकेट किया वैसे आप नहीं कर पाओगे। एंड रेकन का मीनिंग अगर आप देखो तो रेकन का मीनिंग विच वी हैव टू रेकन। अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेस। अदर रिलीजन्स भी अच्छे हैं, पावर हैं, जिन पे हमें ध्यान देना होगा, जिनको हमें अपने कंसिडरेशन में रखना होगा। एंड आंसर इज टेक इनटू कंसिडरेशन। सो पैसेज सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे थे। आपने कितना बनाया बताइएगा जरूर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।